हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान आर के एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए उसका ग्रामीण आदिवासी की समस्या है, जिसमें हम गांव के अंदर पाई जाने वाली उन प्रमुख समस्याओं के बारे में उल्लेख करेंगे जो गांव के अंदर काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम लेते आते हैं पहली समस्या, जिसमें आवागमन के साधनों का अभाव। यदि अपन आवागमन के साधनों के अभाव के बारे में देखते हैं तो वाकई लोग गाँव के अंदर देखते हैं तो ना तो वाकई लोगों के पास निजी वाहन की पूरी सुविधा होती है, ना गवर्नमेंट की उनको पूर्ण सुविधा मिल पाती है, जिसके कारण उन लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब कभी-कभी जब आपातकाल की स्थिति हो जाती है उस समय बहुत ज्यादा समस्या की सामना भी करना पड़ता है। जैसे अपन देखते हैं गाँव के अंदर जो सड़कें होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण उन वाहनों को बहुत ज्यादा सामना भी करना पड़ता है। दूसरे जो पॉइंट लेते हैं वो है स्वच्छ पेयजल का अभाव। स्वच्छ पेयजल के अभाव के अंदर पर देखते हैं तो गांव के जो लोग होते हैं उनको पीने के लिए शुद्ध मीठा जल नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनको विभिन्न प्रकार की क्या होती है रोगग्रस्त हो जाते हैं या बीमारियां हो जाती हैं। और उन बीमारियों को जब वो सामना करते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। काफी बार इन बीमारियों के कारण लोगों को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उनकी आर्थिक क्रिया पर उनका सीधा प्रभाव भी देखने को मिलता है। तीसरा बिंदु लेते हैं विद्युत की आपूर्ति का अभाव। विद्युत आपूर्ति का अभाव का मतलब सीधा सी बात है कि गांव के जो लोग लघु उद्योग करते हैं या कृषि क्रिया करते हैं उन क्रियाओं के अंदर अधिकतर विद्युत का प्रयोग होता है और जब समय पर उनको विद्युत की प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी आर्थिक क्रिया पर सीधा उनको प्रभाव देखने को मिलता है। और जब उनकी आर्थिक क्रिया पर उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा तो उसकी रोजगार प्रवृत्ति और आर्थिक क्रिया पर बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी। यदि अपन चौथा बिंदु लेते हैं तो उसमें रोजगार के अवसर नहीं होना, मतलब गांव के अंदर जो लोग होते हैं अधिकतर प्राथमिक क्रिया करते हैं और प्राथमिक क्रिया होती है वो मौसम के आधार पर होती है। मौसम के आधार पर होने के कारण पूर्ण वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता। और आगे अपन द्वितीय बात को देखते हैं तो उसमें और कोई प्रकार की गैर आर्थिक क्रिया भी गाँव के अंदर नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जैसे अपन देखते हैं मौसमी बेरोजगारी, जैसे पूर्ण बेरोजगारी और जैसे छिपी बेरोजगारी। जैसे मौसमी बेरोजगारी को अपन लेते हैं, मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है, बाकी समय वो क्या होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं, उसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण देता हूं अपन कृषि क्रिया से। यदि अपन गांव के अंदर देखते हैं जब खरीफ की फसल उगाई जाती है उन समय व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है लगभग 3 से 4 महीना, लेकिन बाकी समय वो क्या हो जाते हैं बेरोजगार। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो क्या कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। अब हम दूसरे लेते हैं पूर्ण बेरोजगारी। पूर्ण बेरोजगारी का सीधा अर्थ होता है कि ऐसे बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति को पूर्ण वर्ष या पूरे वर्ष कोई प्रकार का रोजगार नहीं मिलता है तो पूर्ण बेरोजगारी कहलाती है। और फिर बाद में अगली तीसरी बेरोजगारी है वो है छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी की यदि बात करें तो कुछ बेरोजगारी में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उस काम को करने के लिए 4 या 5 व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन उस पर 10 व्यक्ति काम करने लग जाते हैं। तो उन 10 व्यक्तियों में से 4-5 व्यक्ति की काम की जरूरत है, बाकी जो पीछे जो व्यक्ति जो एक्स्ट्रा में जो कार्य कर रहे हैं उन प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं छिपी बेरोजगारी। तो इस तरह हमें बेरोजगारी 3 रूपों में देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी और छुपी बेरोजगारी। प्यारे विद्यार्थियों, काफी बार यह देखा जाता है कि आपको बेरोजगारी की परिभाषा पूछ दी जाती है। बेरोजगारी होती क्या है? तो बेरोजगारी का सीधा अर्थ होता है कि प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को जब रोजगार नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं बेरोजगार। एग्जाम्पल के रूप में अपने आप पर लेता हूं, यदि मुझे आप कह देते हो कि आपको 1000 रुपए के अंदर में रोज का डेली आपको मजदूरी देता हूं और फिर भी मैं कह देता हूं मुझे 1000 रुपए में काम नहीं करना है, तो वो क्या है मेरे लिए बेरोजगारी नहीं है बल्कि मेरे एक आलस का एक निशान है। यदि आपको 1000 रुपए आज के दिन का है या आज की दिहाड़ी मजदूरी है उस पर मैं कार्य करना इच्छुक हूं फिर भी मुझे धंधा या रोजगार नहीं मिले तो मैं क्या कहता हूं बेरोजगार, अन्यथा मैं बेरोजगार नहीं हूं। यदि मुझे रोजगार मिल रहा हो मैं जाना नहीं चाहता। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं वो है सूचना तकनीकी और दूरभाष सुविधाओं का अभाव। सूचना तकनीकी और दूरभाष सुविधाओं का अभाव। गांव के अंदर देखते हैं ना पूर्ण रूप से तकनीकी का विकास हुआ है जिसके कारण वहां की सूचना का आदान प्रदान करने में और विभिन्न प्रकार की सुविधा में क्या होती है समस्या उत्पन्न होती है। आपको विदित हो सूचनाएं क्या होती है। सूचना क्या होती है कि एक व्यक्ति द्वारा बेसिकली जो भी प्रेषण होते हैं डाटा होते हैं
वो दूसरे व्यक्ति को ग्रहण कर लेते हैं तो वो सूचना कहलाती है। और सूचना से एक शब्द बनता है संचार। क्या बनता है? संचार। संचार एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपनी प्रेक्षण प्रकट कर सकता है, अपने तथ्य प्रकट कर सकता है। ये सारी क्रिया उस सूचना के अंदर होती है। अब अपन अगला पॉइंट लेते हैं, उच्च तकनीकी शिक्षा का अभाव। गांव के अंदर देखते हैं तो प्राइमरी से एजुकेशन मिल जाती है, सेकेंडरी मिल जाती है, लेकिन हाई सेकेंडरी एंड कॉलेज सुविधा की अभाव पाया जाता है और उस कारण से वो लोगों को पूर्ण रूप से उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो जाती है और वो उस शिक्षा की प्राप्ति से क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है। इस तरह ये गांव के अंदर प्रमुख समस्याएं पाई जाती है और आपको मालूम ही है इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं होती है गाँव में जो आपको देखने को मिलती है। अब यदि अपन नया बिंदु लेते हैं वो है नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार। नगरीय बस्ती के वर्गीकरण का आधार आपको मालूम है, नगरीय बस्ती का वर्गीकरण का आधार जनसंख्या का आकार है, व्यवसायिक संरचना है और इसके अलावा अन्य कारक भी हैं और भी इसको देखने को मिलेंगे। लेकिन अपन पहला पॉइंट लेते हैं जनसंख्या का आकार। जनसंख्या के आकार की बात करते हैं तो विश्व के अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का आकार का जो मापदंड है उसको प्रमुख माना है। जनसंख्या का आकार का मापदंड उसको क्या माना है? प्रमुख माना है, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा पहलू है जिसके आधार पर हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के रूप में उसको विभाजित कर सकते हैं। लेकिन सभी देशों की जनसंख्या एक समान ना होने के कारण उसका मापदंड भी क्या है? अलग अलग है। आप एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हो, चीन की जनसंख्या अलग है, भारत की जनसंख्या अलग है। यदि आइसलैंड, स्वीडन, अमेरिका उसमें जाए तो इनकी तुलना बहुत कम जनसंख्या पर और जनसंख्या कम होगी तो मापदंड क्या होगा? अलग होगा। अब इसका यदि जनसंख्या आधार द्वितीय बिंदु देखते हैं तो इसमें विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय जनसंख्या का मापदंड अलग अलग। मैंने आपको पहले भी कहा विश्व के सभी देशों में मापदंड एक समान जनसंख्या का नहीं है, सब में अंतर पाया जाता है। यदि अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड के अंदर 250 व्यक्ति, कितने? 250 व्यक्ति। यदि अपन आइसलैंड में देखते हैं तो 300 व्यक्ति। आइसलैंड में कितने हैं? 300 व्यक्ति। कनाडा, वेनेजुएला में देखते हैं तो 1000 व्यक्ति। कनाडा और वेनेजुएला में कितने हैं? 1000 व्यक्ति। और कोलंबिया में देखते हैं 1500 व्यक्ति। कोलंबिया के अंदर कितने हैं? 1500 व्यक्ति। पुर्तगाल और अर्जेंटीना में देखते हैं तो 2000 व्यक्ति। पुर्तगाल और अर्जेंटीना में कितने हैं? 2000। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड की बात करते हैं तो 2500 व्यक्ति। 2500 व्यक्ति। जापान की यदि बात करें तो 3000 व्यक्ति और भारत की यदि बात करें तो 5000 व्यक्ति को निर्धारित किया गया है, जिससे आधार पर हम कह सकते हैं ये नगर है या गांव है। तो ये जो मापदंड है विश्व के जो अलग अलग देशों में सबका मैंने क्या बताया? अलग अलग बताया। अब दूसरे जो बिंदु लेते हैं वो है हमारा व्यवसायिक संरचना। यदि व्यवसायिक संरचना की बात करें तो नगरीय जनसंख्या के मापदंड का आधार गैर कृषि क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या, मतलब कृषि के अलावा जो भी क्रियाएं होती है वो गैर कृषि होती है। और कृषि के अंदर आपको मालूम ही है पशुपालन भी आता है, पशुचारण भी आता है, खनन भी आता है, कृषि क्रियाएं भी आती है, मछली पालन भी आता है। ये सारी क्रिया किस होती है? कृषि होती है। लेकिन गैर कृषि एक आपको स्वतः में बता देता हूं, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है सीधा ही प्रकृति से जो भी प्राप्त होता है पदार्थ का उपयोग कर लेना, और द्वितीय क्रिया में जो प्रकृति से प्राप्त होता है पदार्थ उसका सीधा उपयोग ना करके उसे रूप परिवर्तन करके उसको उपयोग में लाता है। तो ये होती है प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया। उसी प्रकार कृषि क्रिया में सिर्फ कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती है, जब गैर कृषि क्रिया में कृषि के अलावा जो भी क्रियाएं होती है वो गैर कृषि कार्य होती है। जैसे सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, फोर्थ एक्टिविटी और फाइव एक्टिविटी, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं वो गैर कृषि कार्य में आती है। उसमें अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सब इसमें ली जाती है। यदि अपन इसका द्वितीय बिंदु को देखते हैं तो विश्व में इटली जैसे देशों में 50% से अधिक, विश्व में इटली जैसे देशों में कितना परसेंट? 50% से अधिक, और भारत में 75% से अधिक लोग गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। किसमें होते हैं? गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जिससे हम व्यवसाय संरचना के आधार पर पहचानते हैं। तो आपको देखा होगा कि कुछ देश होते हैं जिनके अंदर कितने परसेंट गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं? 50%, जैसे इटली जैसे। और कुछ देश बाद जैसे भी होते हैं जिसमें कितने 75% जो लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक क्रिया करते हैं। उसी के आधार पर नगर कहाँ जाता है। अब लेते हैं प्रशासन।
प्रशासन के बारे में आपको खुद को मालूम है कि प्रशासन एक ऐसा मापदंड होता है जो किसी क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों को या फिर राजनीतिक प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। अब प्रशासन में देखते हैं कि विश्व के कुछ देशों में नगरीय जनसंख्या, विश्व के कुछ देशों में नगरीय जनसंख्या का मापदंड है वो प्रशासनिक ढांचे को माना गया। किसको माना गया? प्रशासनिक ढांचे को। देखो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें क्या होती है, प्रशासन ही उस क्षेत्र का नगर को निर्धारित करता है। जैसे अपन इसमें देखते हैं बिंदु द्वितीय, जैसे भारत में किसी नगर के लिए नगर पालिका, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? नगर। एक बार वापस सुन लीजिए, भारत के लिए यदि नगर होना चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट है नगर पालिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नगर पालिका, जो नगर का कार्य का प्रशासन रूप में कार्य संभालती है। दूसरा छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड वो क्षेत्र होता है जहां पर देश की विभिन्न सेना की जो टुकड़ियां होती है वो निवास करती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? छावनी बोर्ड। और अधिसूचित नगरीय समिति, ये तीन चीज यदि किसी क्षेत्र में है तो या इन तीनों में से कोई एक है तो उसको हम क्या मानते हैं? नगर मानते हैं, अन्यथा वो नगर नहीं। और इसके बाद उसे अपन नगर के लिए उसमें नगरीय विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां भी देखनी होती है। अब चौथा अपन देखते हैं आवश्यक दशाएं। कुछ ऐसी दशाएं होती है जो नगर को क्या कहती है? निर्धारित करती है और उसी क्षेत्र में देखने को मिलती है, बाकी किसी क्षेत्र में नहीं मिलती। तो इसमें देखते हैं कि विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना क्या होती है? द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर की जाती है। विश्व में नगरों की जो गणना है उनके अंदर जो हो रहे कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर होती है। जैसे अवकाश नगर, कैसे? अवकाश नगर, पर्यटन नगर, औद्योगिक नगर, समुद्री नगर या समुद्री पतन नगर या सेना नगर, ये सारे के सारे होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्थान या कार्य होता है जिसके आधार पर नगरों का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे अपन पर्यटन नगर का यदि अपन देखते हैं तो इसमें नैनीताल है, शिमला है, माउंट आबू है, ये सारे कैसे नगर है? पर्यटन नगर। यदि अपन औद्योगिक नगर देखते हैं जिसमें औद्योगिक क्रियाएं होती है, जैसे जमशेदपुर, कैसा नगर है? औद्योगिक नगर, क्योंकि इस जमशेदपुर का निर्माण औद्योगिक क्रियाओं के कारण ही हुआ है। फिर समुद्री पतन नगर, जैसे मुंबई है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, ये कैसे नगर है? समुद्री पतन नगर, क्योंकि इनका निर्माण है वो समुद्र के पतन के कारण हुआ है। जैसे सेना नगर, अंबाला, महू, बबीना, ये सब कैसे? सेना नगर है, जिनकी सारी की सारी क्रियाएं सैनिक गतिविधियों के कारण हुई है। तो अपन ने नगरों का वर्गीकरण का जो आधार है, हमने वो पहला पढ़ा था हमने जनसंख्या, दूसरा पढ़ा था व्यवसायिक संरचना, तीसरा पढ़ा था हमने प्रशासन और चौथा पढ़ा था हमने आवश्यक दशाएं। ये सारे ऐसे पर्टिकुलर आधार हैं जिसके आधार पर हम नगरों का क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण करते हैं। अब अपन नया बिंदु लेते हैं नगरीय अधिवासियों के प्रकार, उनके कार्य एवं जनसंख्या के आधार पर, मतलब उनकी द्वारा किए गए कार्य और जनसंख्या के आधार पर नगर कितने भागों में बटे गए उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसके आधार पर पहला जो है नगर की यदि परिभाषा देखी जाए तो 1 लाख से अधिक, कितनी? 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को क्या कहा जाता है? नगर। वापस सुनिए विद्यार्थियों, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। तो इसमें जनसंख्या मानी गई और उसके अंदर जनसंख्या का पैमाना कितना माना गया? 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच। अब इसमें यदि द्वितीय बिंदु को देखते हैं, 50% से अधिक, कितने परसेंट से अधिक? 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होना चाहिए। मतलब इसमें जितनी भी जनसंख्या है, मान लो एग्जांपल के रूप में 100 जनसंख्या है और उन 100 में से कितने लोग? 50 लोग हमेशा गैर प्राथमिक क्रिया करें तो उसको हम नगर कहते हैं, अन्यथा नगर नहीं कह सकते। यदि इसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो भारत में राजस्थान का बीकानेर शहर है, वो नगर के बारे में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर? बीकानेर शहर, वो क्या होता है? नगर का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब यदि अपन दूसरा देखते हैं महानगर, क्या देखते हैं? महानगर को हम दूसरे नाम से मेट्रो सिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेट्रो सिटी। अब यदि इसकी परिभाषा को देखा जाए जनसंख्या के आधार पर तो इसमें सीधी सी परिभाषा है कि 10 लाख से अधिक, कितने लाख से अधिक बच्चों? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास को क्या कहा जाता है? महानगर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है बच्चों? महानगर या मेट्रो सिटी। यदि इसके द्वितीय बिंदु पर अध्ययन करें तो इसमें ये नगर औद्योगिक, व्यापारिक,
प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधि से भी जुड़े होते हैं। किस किससे? औद्योगिक भी हो सकते हैं, व्यापारिक हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं और शैक्षणिक गतिविधि से जुड़े होते हैं। यदि औद्योगिक रूप से देखते हैं तो अपन ने पहले भी पढ़ा था, औद्योगिक रूप से जो नगर है अपन का जमशेदपुर है। जैसे व्यापारिक गतिविधियों के रूप में अपन को मुंबई को ले लेते हैं, जो व्यापारिक रूप में जानी जाती है, जो हमारे आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो हमारा दिल्ली है, जो हमारे देश की राजधानी है, और हमारे राजस्थान के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जयपुर है। महाराष्ट्र का उदाहरण देखा जाए तो मुंबई है। उनका और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी अधिकांश जो राजधानी है वो प्रशासनिक क्रिया के नगर या महानगर का उदाहरण मानी जाती है। और शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर यदि देखा जाए तो भारत के अंदर रुड़की है, नालंदा है, ये सब कैसे नगर है? अपनी शिक्षा की गतिविधियों के कारण पहचाने गए। और विश्व में जैसे तक्षशिला थे पहले और विक्रमशिला थी, ये सब कैसे थे? शैक्षणिक गतिविधियों के रूप में जाने वाले महत्वपूर्ण नगर केंद्र माने। यदि अपन इसका अगले पॉइंट की बात करें तो महानगर को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। यदि अपन इसका अगला पॉइंट इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं तो महानगर के उदाहरण के रूप में भारत में जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, ये सब किसके नगर के उदाहरण माने जाते हैं? महानगर के उदाहरण माने जाते हैं। सहनगर शब्द की या सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है वो 1915 के अंदर पेट्रिक इंग्लिश ने किया था। देखो विद्यार्थियों, इससे संबंधित पहले भी एग्जाम बोर्ड के अनुसार देखा गया, ये सवाल उठाया गया और उसमें ये सवाल पूछा गया था कि सहनगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे और कब किया। तो इस सहनगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पेट्रिक इंग्लिश ने, वो भी 1915 के अंदर। यदि अपन सहनगर की परिभाषा को देखते हैं, सहनगर की परिभाषा को देखते हैं, जो नगर अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर एक विशाल नगरीय क्षेत्र बदल जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? सहनगर। वापस की परिभाषा सुन लीजिए, जो नगर अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय जनसंख्या क्षेत्र में बदल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सहनगर। यदि सहनगर शब्द की यदि उदाहरण या एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें देखिए, पहला ग्रेटर लंदन। कौन सा लंदन? ग्रेटर लंदन। फिर टोक्यो, फिर शिकागो। ये तीन जो उदाहरण हैं वो हमारे सहनगर को प्रस्तुत करते हैं। और आपको पता ही है, ग्रेटर लंदन, टोक्यो या शिकागो देश के महत्वपूर्ण आर्थिक धमनी के रूप में ये जाने जाते हैं, वो अपने अपने देश के लिए। इसके अलावा अपन यदि भारत में देखते हैं इनके एग्जाम्पल, तो ग्वालियर, लश्कर-ए-मुराद, दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सहनगर के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब अपन लेते हैं वर्तनगर। किसको लेते हैं? वर्तनगर। और वर्तनगर के सर्वप्रथम शब्द को प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो 1957 के अंदर जीन गॉटमैन थे। कौन थे? जीन गॉटमैन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? वर्तनगर। क्या कहा था? वर्तनगर। और कब किया था? 1957। यदि अपन वर्तनगर की यदि परिभाषा देखते हैं तो इसमें सीधी सी परिभाषा है कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो। कितनी हो? 50 लाख से अधिक, वो क्या कहलाती है? वर्तनगर। क्या कहलाती है? वर्तनगर। यदि वर्तनगर को आपको मालूम ही है इंग्लिश के या अंग्रेजी शब्द के अंदर उच्चारित किया गया है। यदि अपन वर्तनगर को अंग्रेजी में से मेगालोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस। यदि मेगालोपोलिस को यदि इसका अर्थ को समझे तो इसका अर्थ होता है विशाल नगर। क्या होता है? विशाल नगर, जिसमें 50 लाख से अधिक क्या होती है? जनसंख्या होती है, इसलिए इसे विशाल नगर भी कहते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो वर्तनगर के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे जापान का टोक्यो, और इसके अलावा पेरिस, मॉस्को, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सारे जो नगर हैं वो महत्वपूर्ण वर्तनगर के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा इनके अलावा अपन कुछ महत्वपूर्ण एक नंबर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है, 2005 के अनुसार भारत में नगरों की संख्या कितनी है? यदि हो तो इसमें सीधा सा उत्तर है, इसकी नगरों की संख्या 53 है। कितनी है? 53। यदि अगला देखते हैं 2005 के अनुसार विश्व में नगरों की संख्या कितनी है, तो इसमें सीधा सा उत्तर है 438। कितनी है? 438। यदि अगला एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
वर्तमान में विश्व में नगरों की संख्या कितनी है, तो 600 से अधिक विश्व के अंदर वर्तमान में नगरों की संख्या है। अब हम आगे नगरीय अधिवासों की प्रमुख समस्याएं उसके अंदर विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। विश्व नगरीय अधिवासों की प्रमुख समस्या, यदि विश्व नगरीय अधिवासों की प्रमुख समस्या को अपन देखते हैं तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। नगरों का बढ़ता आकार और जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण है कि गांव के जो लोग होते हैं वो रोजगार की तलाश में, उच्च एजुकेशन की तलाश में, उच्च स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में वो सारे कहाँ आ जाते हैं, नगरों में आ जाते हैं, जिसके कारण वह नगरों की जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और जब नगरों में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है जिसका सीधा प्रभाव उसके घनत्व और उनके आकार पर पड़ता है और वो जनसंख्या घनत्व और आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे उस क्षेत्र में रहने के लिए स्थान क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और आकार बढ़ जाता है। और मैंने आपको पहले भी जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। यदि मैं जनसंख्या घनत्व को और आपको विश्लेषण के साथ बताता हूं तो सीधी सी परिभाषा आपके सामने है कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। कितने किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है, जिसमें उस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं और कितना क्षेत्र है वो हमें पर्टिकुलर पता चल जाता है। अपन द्वितीय बिंदु लेते हैं समस्या का, तो वो है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। यदि अपन देखते हैं नगरों के अंदर गंदी बस्तियां पाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा एशिया की सबसे गंदी बस्ती धारावी बस्ती, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी हो जाने के कारण उन क्षेत्रों को रहने के लायक नहीं रहता है और जिससे उन क्षेत्रों के रहने वाले जो लोग होते हैं उसे बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और जब बीमारियों से ग्रस्त हो जाने के कारण उनके ऊपर स्वास्थ्य सेवाओं पर और बहुत सारी प्रक्रियाओं पर बहुत ज्यादा सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसका उससे उन लोगों के स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ में देश की आर्थिक अवस्था है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यदि अपन तृतीय बिंदु लेते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण, आपको मालूम ही है जिन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है वहां पर जीवन में सांस लेना या तक कोई प्रकार की एक्टिविटी करना बहुत ही दुर्लभ होता है। आपको खुद को मालूम है नगरों के अंदर अत्यधिक औद्योगिकरण, अत्यधिक परिवहन और बहुत सारे ऐसे प्रवृत्ति हैं जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उस पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज दिन देखते हैं बहुत सारी रोग या बीमारियां पैदा हो रही है और इस रोग और बीमारियों के कारण क्या हो रहा है, उसका कारण आज मानवीय जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है। आज रोग हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दमा, खांसी, एलर्जी जैसे रोग हो जाते हैं, जिससे उन लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पर्यावरण प्रदूषण होता क्या या पर्यावरण होता क्या, तो पर्यावरण तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक तत्व होते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण की बात आती है तो सीधी सी बात है पर्यावरण के अंदर पाए जाने वाले वो अवांछित तत्व जो मनुष्य या जीवन में जो भी प्राणी है उसके लायक नहीं रहता है या पर्यावरण उसके जीने के लायक नहीं बचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। यदि हम परिभाषा वापस समझे तो पर्यावरण के अंदर पाए जाने वाले अवांछित तत्वों के कारण पर्यावरण जीवन के लायक नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण। और यदि पर्यावरण प्रदूषण आपने देखा होगा तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। इससे संबंधित कोई भी प्रदूषण होता है उससे कोई ना कोई मनुष्य के जीवन पर या मनुष्य के शरीर पर या कोई भी प्राणी पर कोई ना कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम अगला जो बदलते हैं समस्या वो है खाद्य पदार्थों की समस्या या खाद्य पदार्थों में मिलावट। आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन कालाबाजारी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन कालाबाजारी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आजकल लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों के जीवन के साथ जो लोग होते हैं वो खाद्य पदार्थों में मिलावट करके उनके साथ विभिन्न प्रकार की मजाक कर रहे हैं या फिर खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे उन लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। आज अपन देखते हैं आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त होता है, उसका सीधा सा कारण है मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करना। और मिलावटी खाद्य पदार्थ के कारण आज हमारे जीवन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार से रोग हो जाते हैं। यदि अपन अगले बिंदु की बात करें तो वह है अपराधों का बढ़ता स्तर। यदि आज देखते हैं लोगों को पूर्ण रोजगार न मिलना, शहरों में जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण वो वहां पर यदि बेरोजगार रह जाते हैं तो वो अन्य प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे चोरी करना,
डकैती करना, अपहरण करना, बलात्कार करना, यहाँ तक कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं वो शहरों के अंदर लोग करने लग जाते हैं, जिससे उस शहर या उस क्षेत्र का माहौल खराब हो जाता है और बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ने लगती है। अगला यदि अपन समस्या के बारे में अध्ययन करें वो है तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। वापस तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। आज अपन देखते हैं कि रोजगार की तलाश में या विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की तलाश में लोग दिन प्रतिदिन कोई ना कोई क्रियाएं करते रहते हैं या भागते रहते हैं, जिसके कारण आज लोगों के अंदर कोई अमीर हो गया है, कोई गरीब हो गया है, किसी के पास अच्छा रोजगार है, किसी के पास कम हो गया, जिसके कारण उन लोगों के अंदर आर्थिक विषमता आ गई, मतलब उसके अंदर अंतर आ गया और इसके साथ सामाजिक विषमता भी आने लगी, क्योंकि जो लोग गांव में रहकर अपनापन की भावना रखते थे, प्रेम रखते थे, सद्भावना रखते थे, आज उनके अंदर क्या हो गया कि वो एक समाज से दूसरे समाज की कटुता पैदा करने लगे, क्योंकि उनके बीच में जो लगाव और प्रेम था वो आर्थिक क्रियाओं की दौड़ के अंदर वो खत्म हो गया, जिसके कारण आज जो लोग होते हैं शहरों में वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सहयोग की भावना भी नहीं रखते और सहयोग भी नहीं करते, जिसके कारण उनकी सामाजिक प्रखरता कमजोर हो गई, आपसी सहयोग की भावना खत्म होने से कारण आज दिन प्रतिदिन आप शहरों में देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दंगे फसाद या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि अपन अगला बिंदु देखते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी आज अपन देखते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था शहरों के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हो गई और हमने पहले भी ये भी पढ़ा था कि शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं होती है, लेकिन जनसंख्या से अधिक हो जाए और स्वास्थ्य सेवा वो की वही रहे तो उसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। क्यों? कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण आज शहरों के अंदर स्वास्थ्य सेवा संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक लोगों को बहुत सारी बीमारियां नई नई प्रकट हो रही है, उनको इलाज करने में आज सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो सक्षम नहीं हो पा रहे। क्यों? जनसंख्या ज्यादा, बीमारी ज्यादा और हॉस्पिटलों की संख्या वो का वही बनी है। इस तरह वहां की समस्याएं और लोगों की जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम विश्व नगरीय जनसंख्या अधिवास के बाद हम विश्व की जो गंदी बस्तियां हैं उनकी समस्या के बारे में भी जानेंगे और विश्व के और प्रकार के जो भी अपन की बस्तियां हैं उसके उदाहरण भी देखेंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने ये टॉपिक यही विराम देता हूं। धन्यवाद।